डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजी की पहली 10 ब्रांचेस को डिस्कस किया था। आज हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे जो ब्रांचेस बच गई थी। सबसे पहली आ जाती है जी एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में बेसिकली स्टडी किया जाता है, द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज़ नोन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट बोलते हैं द सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज एनवायरनमेंट के जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं तो इनकी जो सराउंडिंग होती है, उनके जो इर्द गिर्द का जो माहौल होता है उसे एनवायरनमेंट कहा जाता है। कि मिसाल ये कि हम इंसान हैं, हम जहाँ पे रहते हैं तो हमारी जो सराउंडिंग है, हमारे सराउंडिंग में पानी मौजूद होता है, प्लांट मौजूद होते हैं, इसके अलावा एनिमल्स होते हैं, सॉइल होती है, एयर होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाती हैं। तो इन्हें हम कहेंगे कि ये है एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है लिथोस्फेयर, सेकंड वन है हाइड्रोस्फेयर, थर्ड आ जाता है एटमॉस्फेयर, फोर्थ वन आ जाता है बायोस्फेयर एंड फिफ्थ वन इज सोलर रेडिएशन। ये 5 कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म है उनका क्या इम्पेक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर। मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स का, डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पेक्ट है, और जो मैन मेड चेंजेस हैं, इंसानों की जो लाई हुई जो तब्दीलियां हैं उनकी वजह से हमारे माहौल के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं, हमारे माहौल का क्या रिएक्शन हो रहा है आगे से ह्यूमन्स चेंजेस की वजह से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिसाल दें तो आजकल जो ह्यूमन्स पॉपुलेशन जो है वो तेज़ी से ह्यूमन पॉपुलेशन में इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से ये है कि उनकी ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही हैं और उनके लिए मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं। तो उस इंडस्ट्रीज़ से जो निकलने वाली जो गैसेस होती हैं लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCS वगैरह, ये जो मुख्तलिफ़ गैसेस हैं कि ये गैसेस कुछ इंडस्ट्रीज से आती हैं, कुछ हमारे घरों में जो नेचुरल गैस जिसे हम यूज़ करते हैं मीथेन गैस CH4, तो वो गैस भी जब लीक आउट होती है तो वो एटमॉस्फेयर में जमा हो जाती है। और ये गैसेस वगैरह जब मिलती हैं तो इन गैसेस का जो है वो डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है ओज़ोन लेयर की डिप्लीशन के ऊपर। ये जो गैसेस होती हैं ये ओज़ोन लेयर को डिप्लीट कर देती हैं। जब ओज़ोन लेयर की डिप्लीशन होती है तो ओज़ोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से जो डिजीज़ काज होती हैं तो वो ये हैं कि सबसे पहले आ जाता है स्किन कैंसर। कि जब हमारी ओज़ोन लेयर नहीं होगी तो जो UV लाइट है वो डायरेक्ट आके हम पे पड़ेगी, तो उससे स्किन कैंसर हमें काज होगा। इसके अलावा सन बर्न होगा, मींस एलर्जी वगैरह काज होगी हमें। क्विक एजिंग, बंदा जो है वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। ब्लाइंडनेस आंधा भी हो सकता है बंदा। और इसके अलावा जो है वीकेंड इम्यून सिस्टम, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। तो जब भी हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं तो ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाता है। एंड नेक्स्ट वन ब्रांच आ जाती है सोशियो बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ सोशल एनिमल इज़ नोन एज सोशियो बायोलॉजी। जो सोशल एनिमल्स क्या होते हैं कि सोशल एनिमल्स वो होते हैं कि जो ग्रुप में रह रहे होते हैं, जो कि एक ग्रुपिंग की फॉर्म में रहते हैं, एक फैमिली की फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि ह्यूमन्स, जो इंसान भी जो है ग्रुप में रहते हैं। इसके अलावा आंट्स वगैरह, चूंटियाँ, हनी बी, शहद की मक्खियाँ जो है ये सब के सब सोशल एनिमल्स हैं। अगर हम हनी बी की बात करें तो जो हनी बी होती है इसमें, तो हनी बी में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, काम को तकसीम किया होता है। जो हनी बी है इसकी फैमिली में कुछ फर्टाइल फीमेल्स होती हैं और एक क्वीन होती है। क्वीन जिसे कहते हैं मलका, और इसके कंट्रोल में सब जो छाता होता है वो इसके कंट्रोल में होता है। और इसके अलावा
इनफर्टाइल फ़ीमेल्स होती हैं और कुछ मेल्स भी होते हैं। तो इन सब का जो होता है वो मुख्तलिफ़ काम होता है। कुछ का काम होता है कि वो फ्लावर्स वग़ैरह के जो रस होता है उस रस को जमा करती हैं, और कुछ का काम होता है कि वो जो उस रस को कन्वर्ट करती हैं हनी बी में कन्वर्ट कर उसमें हनी में कन्वर्ट करती हैं। और कुछ का काम होता है कि उस छाते की प्रोटेक्शन करना, ठीक है। और कुछ का काम होता है गाइडलाइन। ऐसे ही जो है इनका काम इन्होंने जो है काम को आपस में तकसीम किया होता है, बांटा होता है, ताकि एक बड़े से बड़े काम को जो है वो आसानी से सर अंजाम दे सकें। इस मकसद के लिए उन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर किया होता है। जब भी हम स्टडी करते हैं कि जो सोशल एनिमल्स की कि वो एक जगह पे रहते हैं और वो एक दूसरे को कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है, उनके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, तो उससे कहते हैं सोशो बायोलॉजी। नेक्स्ट वन आ जाती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज़ नोन एज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट की स्टडी की जाती है। तो आया पैरासाइट्स होते क्या हैं? तो पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन द होस्ट एंड समटाइम कॉज डेथ ऑफ द होस्ट। बाज़ औक़ात ये होस्ट की भी डेथ काज करते हैं। तो पैरासाइट्स कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं कि जो किसी होस्ट के ऊपर रहते हैं और वहाँ से जो है अपनी खुराक लेते हैं। बाज़ औक़ात ये अपने होस्ट्स की डेथ भी काज करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन पैरासाइट्स, जो इंसानों के जो पैरासाइट्स होते हैं, तो इंसानों के जो पैरासाइट्स हैं वो है नेमाटोड्स जिन्हें हम राउंड वार्म भी कहते हैं, कैस्टोड्स जिन्हें टैप वार्म भी कहा जाता है। ये इंसानों की ह्यूमन गट में, इंसानों के पेट में मौजूद होते हैं, वहाँ से ये खुराक लेते हैं। जबकि बैक्टीरियल पैरासाइट में बैक्टीरियोफेजेस आ जाते हैं, वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, जो कि अगर ये बैक्टीरिया में घुस जाएँ तो ये पैरासाइट, तो ये बैक्टीरिया की डेथ काज कर सकते हैं, ये बैक्टीरियोफेजेस। इम्यूनोलॉजी में स्टडी किया जाता है इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम बोलते हैं डिफेंस सिस्टम। ह्यूमन्स में जो डिफेंस सिस्टम होता है वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं या ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो इंसान को बीमारियों से या डिजीज़ से बचाते हैं। प्लांट्स में जो है वो सम प्रोटीन्स होती हैं। प्लांट्स के केस में होता यूँ है कि कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। जब भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट वगैरह प्लांट्स की बॉडी में एंटर होता है तो ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं, प्लांट्स में स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। एक्टिवेट जब होती हैं तो ये एक्टिवेट होके उस वो जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है उस इन्फेक्शियस एजेंट की डेथ काज करती हैं। तो हर ऑर्गेनिज़म में एक डिफेंस सिस्टम मौजूद होता है। बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में भी डिफेंस सिस्टम मौजूद होगा। तो हर चीज़ में अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है जो इसे बीमारियों से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बचा रहा होता है। बायो की जो नेक्स्ट वन ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर मॉडिफिकेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स फ्राम देम फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये जो डेफिनेशन है इसमें जो पहला वर्ड है कि यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म, तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म बैक्टीरिया एक, ये नीचे आप देख सकते हैं एग्जांपल में कि बैक्टीरिया जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है और बैक्टीरिया को यूज़ करके योगर्ट बनाया जाता है, दही वगैरह बनाई जाती है, अल्कोहल वगैरह बैक्टीरिया को यूज़ करके बनाया जाता है। और इसके अलावा बैक्टीरिया प्लस फंजाई को एज एंटीबायोटिक्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। और जबकि जो सेकंड वर्ड है मॉडिफिकेशन एंड देयर मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन की जब हम बात करें तो मॉडिफिकेशन जो है वो ट्रांसजीनिक मॉडिफिकेशंस होती हैं कि डिफरेंट जो है जीन्स को डाला जाता है बैक्टीरिया की बॉडी में। एग्जांपल्स नीचे आ जाती है इंसर्शन ऑफ इंसुलिन जीन इनटू डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की बॉडी में इंसुलिन जीन को इंसर्ट किया जाता है। तो इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि एक नॉर्मल बंदा होता है और एक डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है। डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है या जिसे हम शुगर पेशेंट भी कहते हैं कि शुगर का जो मरीज़ होता है, जो नॉर्मल बंदा होता है उसमें जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रही होती है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा नहीं होने देती। लेकिन जो डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उसमें इंसुलिन
अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा हो जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इससे बंदे की डेथ काज हो सकती है। तो इसीलिए जो इंसुलिन है इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। इसे बैक्टीरिया की बॉडी में इंसुलिन को डाला जाता है और फिर जब बैक्टीरिया के डीएनए में ये इंसुलिन बन जाती है तो इंसुलिन को अगेन उसकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है और बॉडी से निकाल के जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, उसकी बॉडी में इंसुलिन को डाला जाता है। तो इसे कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ किया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस लाई जाती हैं और इसे आगे इंसानों के फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज़म तीन टाइप्स के होते हैं। एक है माइक्रो ऑर्गेनिज़म, प्लांट्स, एनिमल्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म में बैक्टीरिया आ जाता है कि बैक्टीरिया में इंसुलिन की जीन को डाला जाता है और फिर उसे निकाल के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, वो हमने डिस्कस किया। जो सेकंड वन जो प्लांट है कि प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एक है अमेरिकन वीट। अमेरिकन वीट जो होती है उसकी यील्ड उसकी हाई होती है, उसकी जो पैदावार होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन इसका जो नुकसान है, डिसएडवांटेज ये है कि इजीली अटैक ऑफ फंगस, कि फंगस इसको इजीली अटैक कर सकता है। जो सेकंड वन है रशियन वीट। तो प्लांट्स की दो वैरायटीज़ हैं, एक अमेरिकन वीट है और सेकंड वन है रशियन वीट। जो रशियन वीट होती है ये रस्ट रेजिस्टेंट होती है, मींस कि नॉट इजीली अटैक ऑफ फंगस, फंगस इस पे इजीली अटैक नहीं कर सकता, बट लेस यील्ड, लेकिन इसकी जो यील्ड होती है वो कम होती है। तो प्लांट्स में कुछ इन दोनों की जब ब्रीडिंग करवाई जाएगी रशियन वीट की और अमेरिकन वीट की, तो इनसे कुछ ऐसी क्रॉप्स बनाई जाती हैं कि जिनकी यील्ड भी ज़्यादा होती है और वो फंगस उन्हें अटैक भी नहीं कर सकता, रस्ट रेजिस्टेंट भी होती है। तो जब ऐसी वैरायटी बनाई जाती है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये है बायोटेक्नोलॉजी। एनिमल्स, तो थर्ड वन एनिमल्स में हम बात करें तो एक बफेलो है कि जिसका जो स्किन है वो थिन है बट मीट इज़ टेस्टी, लेकिन उसका जो गोश्त है वो टेस्टी है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि उसकी जो स्किन जो है वो थिन है, पतली है। तो उसकी वजह से, स्किन पतली होने की वजह से तो उसकी स्किन में इजीली बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह उसकी स्किन से हो के उसके बॉडी में घुस सकते हैं। ठीक है, तो लोग इसे खाएंगे तो वो आगे लोग बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ में। लेकिन एक बफेलो ऐसी है कि जिसका जो मीट है वो टेस्टी नहीं है, लेकिन उसकी स्किन जो है वो थिक है। तो इन दोनों बफेलोज़ को जब क्रॉस करवाया जाएगा तो इन दोनों के क्रॉस से एक ऐसा बफेलो बनाई जाएगी, एक ऐसी बफेलो बनाई जाएगी कि जिसका जो स्किन है वो भी थिक होगी और उसका मीट भी टेस्टी होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये है बायोटेक्नोलॉजी के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करके और उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती हैं ह्यूमन्स बीइंग की वेलफेयर के लिए, इंसानों के फ़ायदों के लिए। जो नेक्स्ट वन ब्रांच है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बोलते हैं जी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इंसेक्ट्स की डेफिनेशन, इंसेक्ट्स होते क्या हैं? एनी आर्थ्रोपोड हैविंग 3 पेयर ऑफ लेग एंड 1 or 2 पेयर ऑफ विंग्स। के इंसेक्ट्स वो होते हैं कि जिनकी 6 टांगे होती हैं और उनमें 2 या 4 उनके पर होते हैं, तो वो होते हैं इंसेक्ट्स। इनकी स्टडी को, इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। फार्माकोलॉजी नेक्स्ट वन जो है वो आ जाती है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी क्या होती है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। इसमें बेसिकली स्टडी किया जाता है कि ड्रग्स क्या हैं और ड्रग्स के क्या इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन्स की बॉडी के ऊपर। जब ड्रग्स को यूज़ किया जाता है तो ह्यूमन्स की बॉडी के ऊपर इसके
ड्रग्स के क्या इम्पेक्ट हैं ह्यूमन्स की बॉडी के ऊपर, कि आया जो है वो उनका बेनिफिशियल इम्पेक्ट है या हार्मफुल इम्पेक्ट है जब उन्हें जो है ह्यूमन्स की बॉडी में अप्लाई किया जाता है उनको ड्रग्स को। ड्रग बोलते हैं अ सब्सटेंस यूज़ इन द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, के वो सब्सटेंस जिसे ट्रीटमेंट के लिए इलाज के लिए या डिज़ीज़ से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो होता है ड्रग। तो बेसिकली जो ड्रग की स्टडी होती है उसे फार्माकोलॉजी कहा जाता है, कि ड्रग की कंपोजिशन क्या है और उनके क्या इम्पेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर, तो इसे कहा जाता है फार्माकोलॉजी।